हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का इकोलॉजी से हमने टॉपिक पिक किया है और वो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अब ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट्स करेंगे, इकोलॉजी से रिलेटेड बातें करेंगे और पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसे होती है वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा है कि जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मिला जॉइन होते हैं और उनसे बनता है सेल्स। बहुत सारे सेल्स के जॉइन होने से, वर्किंग टुगेदर से आपको मालूम है टिश्यूज़, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक आपको बेसिक पुराने सभी प्रीवियस ईयर की नॉलेजेस से जो भी बेसिक बात है ये सबको मालूम है। नाउ अब हम इकोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजी में जो हमारा बेसिक, इनमें से देखिए बहुत सारा है ना, जैसे ऑर्गेनिज्म के आगे पॉपुलेशन है, फिर बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बहुत सारे जहाँ मिल जाते हैं वहाँ बन जाता है आपका बायोम्स। अब हमारे लिए इकोलॉजी की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कौन से लेवल से इकोलॉजी की स्टडी करें। तो यहाँ पर हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल से। ऑर्गेनिज्म के लेवल से हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म मतलब बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, अमंग द ऑर्गेनिज्म भी, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इकोलॉजी का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इंटरैक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरैक्शंस पढ़ते हैं। इंटरैक्शन किसके बीच में पढ़ते हैं हम? ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ऑर्गेनिजम्स के बीच में पढ़ने का मतलब है कि हम बायोटिक और बायोटिक की इंटरैक्शन पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट से कैसे इंटरैक्ट करता है। तो हम बायोटिक का एबायोटिक के साथ या एबायोटिक का बायोटिक के साथ कैसे इंटरैक्शन होता है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डील करेंगे। अगर अभी हम अपनी वापस बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलें तो जो हमने ये सारे लेवल्स देखे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जो सारे हमारे ये लेवल्स हैं जिनमें हमारे लिए जो इकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स, और इन सब सिस्टम्स में क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म हमारा सिंगल इंडिविजुअल है। जहाँ पे हम सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। और इसमें हम पढ़ते क्या है? इसमें हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा आता है वो है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन में हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन बनती कैसे है। पहले तो ये बात हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बनती कैसे है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अगर हम मेंबर्स को कलेक्टिवली नाम दें तो मींस बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाते हैं हमारे पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में जो हमारे स्टडी एस्पेक्ट्स हैं वो हमारा है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। इस चैप्टर में बेसिकली हम इन सभी चीज़ों को कवर भी करेंगे। फिर हम बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी कैसे है? पॉपुलेशंस की इंटरैक्शन से हमारी कम्युनिटी बनती है, ठीक है। दो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रही है, या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो एक जगह पर प्रेजेंट है वो बन जाती है वहाँ की कम्युनिटी। इसमें जो चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। इसके बाद जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रह रही हैं, उसका प्रॉपर टेम्परेचर है, वहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल है, वो सारी कम्युनिटीज़ जब एक बड़े एरिया में रहती हैं तो उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं बायोम, ठीक है। जैसे सी एक तरह का बायोम है, डेजर्ट एक तरह का बायोम है, टेम्परेचर, फॉरेस्ट, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ बायोम्स। तो इस चैप्टर में हमारा पहले तो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड था प्रीवियस ईयर्स में,
बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली अब ऑर्गेनिजम्स के जो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है वो वाला पार्ट डिलीटेड है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन के एस्पेक्ट से हम इसको पढ़ेंगे. और जो हम एक और वर्ड जो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, दिस इज द नेम दैट यू हैव टू लर्न, वॉज रामदेव मिश्रा. ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, हु वॉज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? रामदेव मिश्रा. तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा अब यहाँ से पूरा पॉपुलेशन से कंसर्न हमारा टॉपिक रहेगा. पॉपुलेशन क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक जगह पर इकट्ठा है एक ही तरह की स्पीशीज़ के, तो उसको हम उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में स्टडी करें तो उसमें हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है. एक तो पॉपुलेशन किसकी होनी चाहिए? सेम स्पीशीज़ की. और इस पॉपुलेशन का एक वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए. यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीशीज़ की बात करेंगे तभी हम उसको उस जगह की पॉपुलेशन कहेंगे. हो सकता है वो स्पीशीज़ कहीं और भी पाई जाती हो, बट जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर एरिया को ही डिफाइन करके बात करेंगे. तो पॉपुलेशन क्या है? सेम स्पीशीज़ इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया. अब जब वो वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पर रहने से वो क्या करेंगे? या तो वो शेयर करेंगे या compete करेंगे सिमिलर रिसोर्सेज को, क्योंकि एक जैसी पॉपुलेशन है. या तो वो आपस में अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर लेंगे या फिर उसके लिए लड़ाई झगड़ा होगा, कंपटीशन होगा और अपना रिसोर्स यूज़ करेंगे. और जो एक और वर्ड आ रहा है आपका पॉपुलेशन की डेफिनेशन में, दैट इज़ इट शुड बी पोटेंशियली इंटरब्रीड. यानी कि ये आपस में इंटरब्रीड करने चाहिए. अब यहाँ पर इस शब्द को ज़रा हम ध्यान से देखेंगे और हम बात करेंगे कि ये पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग से हम क्या कहना चाह रहे हैं. पोटेंशियल इंटरब्रीडिंग का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पॉपुलेशन क्या है? सेम स्पीशीज़ जोग्राफिकल एरिया में रहने वाली, शेयर और compete करती है अपने सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, और इसमें इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए. तो ये तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन होगी. पर जब हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो क्या हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे? उनको हम निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. जब हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स को भी एज अ पॉपुलेशन कंसिडर करके उनकी भी प्रॉपर स्टडीज़ करी जा सकती हैं. तो अगर हम कहें कि पॉपुलेशन के हमें एग्जाम्पल लेने हैं तो क्या ले सकते हैं कि पॉपुलेशन जैसे लोटस इन पॉन्ड है, ये सेक्सुअल का एग्जाम्पल है. यस, ये एक पॉपुलेशन है, डेफिनेटली इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन. फिर अगर बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो हो रहे हैं तो क्या हम उनको पॉपुलेशन ट्रीट कर सकते हैं? यस, अगर हम इकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनको पॉपुलेशन ट्रीट कर सकते हैं, इवन दो दे आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. अब पॉपुलेशन की स्टडी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पॉपुलेशन के लेवल पर ही, जो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी, वो पॉपुलेशन के लेवल पर ही नेचुरल सिलेक्शन होता है. और इकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? और पॉपुलेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं या पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं हम, तो हमारी उसकी और क्या इंपॉर्टेंस है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है आपकी इकोलॉजी और जेनेटिक्स के बीच का भी लिंक है, इकोलॉजी और एवोल्यूशन के बीच का भी लिंक है आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी. ठीक है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम देख करके, उसके बारे में स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एवोल्यूशन कैसे हुआ, या इनके जेनेटिक फीचर्स के बारे में भी हम इनको स्टडी कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स की. अब एट्रीब्यूट्स क्या है? दीज आर द कैरेक्टर्स दैट डिस्क्राइब्स पॉपुलेशन एज अ होल. जब हम एक पॉपुलेशन को पूरा एक यूनिट मानकर उसकी स्टडी करते हैं तो उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, और इसमें आपका आता है बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें आती हैं. तो हम बात करते हैं सबसे पहले बर्थ रेट की. नाउ दिस इज रेट. ठीक है, रेट. तो रेट हम टाइम के हिसाब से निकालते हैं या किसी के रेफरेंस में निकालते हैं. तो बर्थ रेट क्या है? एक तो आपने उसका नंबर कैलकुलेट करा,
नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा पर ईयर। पर ईयर से तो आपको समझ में आ गया भाई, नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर। बट व्हाट इज दिस टर्म पर कैपिटा? ना पर कैपिटा का मतलब होता है कि हम उसको किसी इंडिविजुअल से कंपेयर करके बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि चेंज इन नंबर, यानी कि इसमें इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑब्वियसली बर्थ रेट है, तो हमारी पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट क्या है? चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि लोटस प्लांट अगर लास्ट ईयर 20 थे, 20 लोटस प्लांट किसी पॉन्ड में लगे हुए हैं, और आज की पॉपुलेशन में हमने काउंट किया तो वो 28 है। लास्ट ईयर सेम मंथ में 20 थे, आज एक साल के बाद दोबारा काउंटिंग हुई तो ये 28, यानी कि कितने नए पौधे आ गए? 8। तो चेंज इन नंबर क्या है? चेंज इन नंबर इज 8। तो बर्थ रेट क्या हो गया? 8/20। 8/20 इज 0.4। ये ऑफ स्प्रिंग्स 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस, यानी हम क्या कह रहे हैं, एक लोटस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक देखो 0.4 तो नहीं हो सकता ना, किसी का कोई मतलब आधे से भी कम पैदा हो, ऐसे तो नहीं। ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा तो फुल इंडिविजुअल होगा 1, बट यहाँ पर जो आपका 0.4 आ रहा है वो एक लोटस के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, एक लोटस के कंपैरिजन में 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स एक साल में पैदा हो रहे हैं। तो इस डेसिमल सिचुएशन को अलग करने के लिए आप पर कैपिटा को चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप 100 लोटस की बात करो तो 40 ऑफ स्प्रिंग्स पर 100 लोटस, ये इसका बर्थ रेट है। यानी कि अगर आपके पास 100 पौधे हैं तो इनका बर्थ रेट क्या होगा? 40। एक साल में 40 नए पौधे आ जाएंगे अगर आपके पास 100 हों। अगर ऐसे ही अगर आप पर कैपिटा में 1000 कैलकुलेट करें कि अगर आपके पॉन्ड में 1000 लोटस होंगे तो क्या हो जाएगा इनका बर्थ रेट? 400 ऑफ स्प्रिंग पर 1000 लोटस पर ईयर। आई होप कि ये थोड़ा सा क्लियर होगा आपको पर कैपिटा का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेथ रेट। जैसे बर्थ रेट था ऐसे ही डेथ रेट है, चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये भी वही है, नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर ईयर। ना इसमें आपको फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में। फ्रूट फ्लाई लास्ट वीक, वहाँ पे ईयर की बात हो रही थी, यहाँ पर वीक की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वीक में क्या है? 40 पैदा हुए, लास्ट वीक में 40 थे और उसमें से 4 मर गए तो 36 बचे। यहाँ पर ये आपको कैसे भी दे सकते हैं, या तो ये आपको सीधा बोल सकते हैं कि लास्ट वीक 40 थे, इस वीक 36 हैं। लेकिन हमें तो वैसे फाइंड आउट क्या करना है, कितनी डेथ हुई। तो कितनी डेथ के लिए हमें डायरेक्ट नंबर मिल गया कि 4 की डेथ हुई है। तो हमने डेथ रेट कैसे निकाला? नंबर अपॉन पॉपुलेशन, लास्ट पॉपुलेशन। तो नंबर क्या था? 4। कितनी डेथ हुई थी? 4। लास्ट वीक कितने थे? 40। तो 4/40 इज 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। अब इसको आप चाहे वीक के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लीजिए, या इसका आप कन्वर्जन लगा करके इसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। पर बटरफ्लाई को आप पर 10 बटरफ्लाई, पर 100 बटरफ्लाई, जैसे भी आप इसको कन्वर्ट करें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका डेथ रेट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्स रेशो। ये तो आपको मालूम ही है, ज़्यादातर आपको जब भी कोई डिबेट फीमेल फीटिसाइड इनफेटिसाइड जो भी आपके पढ़ते हैं उसमें आप फीमेल का मेल से कंपैरिजन करके नंबर ज़रूर यूज़ करते हैं। तो हम सेक्स रेशो को कह सकते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर कैपिटा, मीन्स पर 1000 मेल्स पे हम कैलकुलेट करते हैं। सेक्स रेशो को यूजुअली हम पर 1000 मेल्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज द सेक्स रेशो। नाउ बात आती है आपकी एज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एक पॉपुलेशन में जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, ठीक है। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन तो कितने इंडिविजुअल्स हैं उस गिवन एज के। अब आपको मालूम है एक पॉपुलेशन में बहुत सारी तरह के एज हो सकती हैं। कुछ जैसे अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ न्यूबॉर्न्स हैं, कुछ आप अपने क्राइटेरिया से इसको कर सकते हैं ना, मतलब 0 से 5, और फिर आप कर सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स के बच्चे कितने हैं। फिर आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि टीनेजर्स कितने हैं, या एडल्ट्स कितने हैं, या ओल्ड एज कितनी है, 60 प्लस कितने हैं, 50 प्लस कितने हैं।
तो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है। लेकिन अगर हम मेन डिवाइड करें अपनी पूरी सोसाइटी को ह्यूमंस के मिलाकर या अलग से, तो हम पूरी पॉपुलेशन को, किसी की भी, चाहे वो हम एनिमल्स की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं चाहे ह्यूमंस की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैसे कैसी एजेस हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि वो वाले जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो रिप्रोडक्शन से छोटे हैं। फिर वो इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं। फिर वो इंडिविजुअल्स नाउ हु आर नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गई। तो हमने इस स्टडी के लिए ये 3 क्राइटेरिया बनाए एज डिस्ट्रीब्यूशन के, पोस्ट, प्री एंड रिप्रोडक्टिव। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वाई एक्सिस और पॉपुलेशन को हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम बोलते हैं एज पिरामिड। हमने क्या करा, एज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन में ग्राफ बनाया और जो स्ट्रक्चर हमको मिला उसको हमने बोला एज पिरामिड। तो चलिए इनको हम प्लॉट करके देखते हैं कि ये कैसे प्लॉटिंग होगी इनकी। ना, ये हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर रख दिया एज डिस्ट्रीब्यूशन और एक्स एक्सिस पर रख दिया हमने पॉपुलेशन। अब क्या देखा हमने कि अलग अलग तरह के ग्राफ्स आने अलग अलग पॉपुलेशंस के लिए। जैसे कुछ पॉपुलेशन में हमने देखा कि प्री रिप्रोडक्टिव एज में इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, फिर रिप्रोडक्टिव एज के इतने लोग हैं, ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ये कम होते जा रहे हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है, एक ट्राइंगल शेप का पिरामिड आ रहा है। ये एक आपका ट्राइंगल शेप का पिरामिड आ रहा है। इस तरह के पिरामिड्स को हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन को एक्सपैंडिंग नेचर शो कर रहा है। ठीक है, देखो प्री रिप्रोडक्टिव है ना, इतने छोटे हैं, तो जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे, ये जब रिप्रोडक्शन बढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक्सपैंड करेगी इनकी पॉपुलेशन। और कभी कभी हमको ऐसा ग्राफ भी देखने को मिलता है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर बराबर है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर बराबर है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होते जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बेल शेप, यानी ये सोसाइटी जो है ये स्टेबल है, ये गोल बेल शेप की बन रही है, इस तरीके की बेल शेप। ये तो बिल्कुल ट्राइंगल थी, ये बेल शेप्ड है। इसको हम बोलते हैं ये आपकी स्टेबल है। ये कैसी पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है। जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही रिप्रोडक्टिव कर रहे हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग कम हो रहे हैं। तो ये आपकी स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अब ये देखिए, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव काफ़ी सारे हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फिर कम हो रहे हैं। तो इस तरह की ये अर्न शेप है, ठीक है, मटके वाली शेप है ना, अर्न, ये देखिए, सुराहीदार कह सकते हैं इसको। तो ये शेप जो है ये शो करती है कि कोई पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अर्न शेप पॉपुलेशन इज शोइंग डिक्लाइनिंग नेचर। नाउ अब एज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, जो है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कहती है? पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता है कि किसी पॉपुलेशन का साइज, ठीक है, वहां पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का नंबर कितना है। नाउ तो चाहिए और नंबर काउंट कर लीजिए, किसी भी पॉपुलेशन का नंबर काउंट करके हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी मिल जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उसका टोटल नंबर निकाल लें और सारे इंडिविजुअल्स को काउंट कर लें। ठीक है, ह्यूमंस में तो हमने काउंट कर लिया पॉपुलेशन को, घर घर गए, रिकॉर्ड लिया, मेजर किया, काउंट कर लिया। बट हर बार काउंटिंग करना मे नॉट बी पॉसिबल। हर बार काउंटिंग करना मे नॉट बी पॉसिबल। शेर काउंट करने हैं जंगल में, हर डेन के बाहर जाकर के खड़े हो जाएंगे कितने शेर हैं अंदर, नॉट पॉसिबल। या हर शेर को पकड़कर उनका उनके बॉडी में मार्क लगा दे, नॉट पॉसिबल। कई बार जैसे बैक्टीरिया है उसको काउंट करना है, नॉट पॉसिबल। तो समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल, एट टाइम्स इट मे बी मीनिंगलेस, कि भाई ज़रूरत ही नहीं है उनका नंबर काउंट करने की ऐसे वाला। ठीक है, कभी कभी ये हमको रॉन्ग कैलकुलेशन भी दे देता है अगर हम इस पर पर्टिकुलर नंबर काउंट करें। जैसे तालाब में मछलियाँ हैं
तो कैसे आप काउंट कर सकते हैं? एक एक मछली को पकड़ कर बाहर निकालते जाइए, 1 2 3, नॉट पॉसिबल, है ना। और आज अगर आपने काउंट करनी शुरू करी और तालाब बहुत बड़ा है तो आपको काउंट करते करते लग गए 1 हफ्ता, उसमें कुछ मछलियाँ मर गई, कुछ नई आ गई जिनका रिप्रोडक्टिव स्पैन बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो उसमें आपको कैसे करेक्ट कैलकुलेशन मिल जाएगी? एक अच्छा लंबा स्पैन हो, ह्यूमन बींग्स का तो अच्छा लंबा स्पैन है तो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। फिश हैं वो मर जाएं या नई पैदा हो जाएं तो कैलकुलेशंस गलत भी हो सकती हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने का काउंटिंग से भी के अलावा भी, काउंटिंग तो नो डाउट इट्स द बेस्ट मेथड, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, बट अगर हम काउंटिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि यही सारे रीजंस हैं हम काउंटिंग नहीं करना चाहते, तो इसके अलावा और क्या मेथड हो सकते हैं? जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, आपकी बुक में जो दे रखा है, बैनियन ट्री एंड पार्थेनियम यानी जू प्लांट्स के बारे में आपको किसी जगह पे स्टडी करना है। नो डाउट आप बैनियन ट्री को अच्छे से काउंट कर सकते हैं, बहुत इजीली काउंटेबल है। और पार्थेनियम भी एक, मान लीजिए हमने गिन लिया कि इसके 200 प्लांट्स हैं, बैनियन ट्री 1 और पार्थेनियम 200 प्लांट्स, तो क्या ये 200 प्लांट्स और बैनियन ट्री जस्टिफाइड है कि हमने गिना कि ये इतनी छोटे छोटे निक्के निक्के से प्लांट लगे हुए हैं और बैनियन ट्री इतना बड़ा है? तो ये क्या कंपैरिजन है इनको काउंट करने का? दे आर नॉट कंपैरिजन, है ही नहीं ना दोनों में। कुछ आप कोई चीज़ काउंट करेंगे तो उसको कुछ कंपैरेटिवली तो किसी एक स्टैंडर्ड तो होगा। बैनियन की अपनी इकोलॉजिकल वैल्यू है, पार्थेनियम की अपनी इकोलॉजिकल वैल्यू है। अगर हम दोनों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भी समझना चाहें तो भी बैनियन के ट्री का साइज़ बहुत बड़ा है, जितना पार्थेनियम नहीं बना पाएगा उससे ज़्यादा बैनियन बना देगा। तो हमने क्या करा, हमने एक नया मेथड इवॉल्व करा जो है आपका एरिया कवर या बायोमास। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैनियन ट्री और पार्थेनियम का हमने बायोमास निकाल लिया या उसका एरिया कवर से हमने उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को देख लिया। सेकेंड मेथड हो सकता है आपका जब हम बैक्टीरिया के साथ डील कर रहे हैं। ये पेट्री डिश में एक बैक्टीरिया है तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, इनको काउंट करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी कॉलोनी काउंट कर लेंगे, 1 कॉलोनी, 2 कॉलोनी, 3 कॉलोनीज, और एक कॉलोनी का हम एस्टिमेटेड नंबर कर सकते हैं। तो हमें पेट्री डिश में कितने बैक्टीरिया हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो बेटर टू काउंट अ कॉलोनी रादर देन काउंटिंग अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ बैक्टीरिया। अब दूसरा इनडायरेक्ट काउंटिंग, जो कि जैसे टाइगर के केस में है कि हम टाइगर को जाके नहीं काउंट कर सकते कि एक टाइगर ये रहा, उसके हर डेन में जाएं, उसको लोकेट करें और करें, नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो टाइगर की काउंटिंग का हम इनडायरेक्ट काउंटिंग करते हैं उसके पग मार्क्स से और उसके फीकल पैलेट से। ठीक है, उसके पग मार्क्स, टाइगर्स के, हर टाइगर के पग मार्क अलग होते हैं, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये एक टाइगर का पग मार्क है, दूसरे का दूसरा होगा, तो हम उसके पग मार्क्स का डेटा कलेक्ट करके या उसके फीकल पेलेट्स को भी कलेक्ट करके हम उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिश इन द पॉन्ड, अभी इतना बड़ा पॉन्ड है, अब यहाँ पर एक एक करके मछली गिनने लगेंगे तो हाल बुरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने फिश, ये जो पॉन्ड है इसका कोई एक पर्टिकुलर एरिया से हमने यूनिट एरिया निकाल लिया कि इतने एरिया में इतनी मछली है, तो टोटल एरिया में कितनी मछली होगी। ये जो यूनिटरी मेथड आप प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में करते आए हैं कि एक यूनिट एरिया में मान लीजिए 20 मछली हैं, तो 100 यूनिट एरिया में कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन जो है ये हमेशा ग्रोइंग रहती है। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। एक जगह की पॉपुलेशन कभी फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिपेंड करती है उस जगह के फूड अवेलेबिलिटी पर। किसी ऑर्गेनिज्म के पास अगर फूड है सफिशिएंट क्वांटिटी में तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, नहीं है तो घट जाएगी। प्रिडेशन प्रेशर, उसको खाने वाले कोई आ गए, उसको मारने वाले एनिमल्स कोई और भी वहाँ पर हैं, तो उससे भी उसका पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट होगा। फिर वेदर कंडीशंस, जैसे बरसातें हैं तो जो बरसाती मच्छर हैं, कीड़े हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मियाँ हैं तो आपको उस तरह के बटरफ्लाइज वगैरह नज़र नहीं आते। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग। अब पॉपुलेशन ग्रोथ
के लिए अगर हमने उसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें कुछ ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि अगर हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखनी है कि हाँ इस एरिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी चेंज होती है वहाँ के ये 4 फैक्टर्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे: नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। नेटैलिटी यानी कि बर्थ, इसमें हम एग्जैक्ट नंबर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। एग्जैक्ट नंबर बताया और देख लिया कि पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है। मोर्टैलिटी इज द डेथ, तो हम इसको लिखते भी कैपिटल बी, इसको लिखते हैं कैपिटल डी। नेटैलिटी इज बर्थ एंड मोर्टैलिटी इज द डेथ, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब उसी जैसी स्पीशीज का बाहर से उस हैबिटेट में आ जाना, ठीक है। इमिग्रेंट आ रहे हैं, एमिग्रेंट इमर्ज आउट, बाहर जाना, ठीक है। ये वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसी स्पीशीज के जो उस हैबिटेट को छोड़ करके जा रहे हैं। तो अब हम जरा इस पिक्चर को देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करती है तो कैसे करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो नेटैलिटी यानी कि बर्थ रेट, बर्थ रेट यानी कि नंबर ऑफ बर्थ, नेटैलिटी इज नंबर ऑफ बर्थ। नंबर ऑफ बर्थ अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसको हम हमेशा प्लस करते हैं। ऐसे अगर डेथ हो रही है, मोर्टैलिटी जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये हो रही है तो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी से इसको माइनस करना होता है। इमिग्रेशन, कोई आ रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे। एमिग्रेशन, जा रहे हैं, ई से डिनोट करते हैं, तो जो जा रहे हैं उनकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो उसको हम माइनस करते हैं। तो अगर हम टोटल इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या बनती है कि जो आज की डेट में, यानी कि अगर एन टी आपकी लास्ट कैलकुलेशन थी, अगर हम एक साल की बात करें तो हम कह सकते हैं एन टी प्रीवियस ईयर 2024, एन टी प्लस 1 दिस ईयर 2025 कितनी पॉपुलेशन थी, 2024 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2025 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ये डिनोट करते हैं एन टी और एन टी प्लस 1 से। नंबर, या नंबर मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी का नंबर पिछले साल और इस साल, ठीक है। इसमें हम बर्थ, कितनी बर्थ हुई उसको प्लस करेंगे, कितने आए उसको प्लस करेंगे, माइनस किसको करेंगे, जितनी डेथ हुई और जितने चले गए उन दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे। अब इस रिलेशन को देखते हुए हम ये देखते हैं कि अगर ये वाला टोटल ज़्यादा है, मतलब बर्थ और इमिग्रेशन का टोटल डेथ और एमिग्रेशन के टोटल से ज़्यादा है, तो हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। और अगर बर्थ और इमिग्रेशन कम है डेथ और एमिग्रेशन से, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी मेनली डिपेंड करती है वहाँ के बर्थ और डेथ पर, कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने डेथ हो रहे हैं, इसी पे डिपेंड करती है। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन कुछ अंडर स्पेशल कंडीशंस में होता है, ठीक है। जो मेजर फैक्टर है, इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, वो है बर्थ और डेथ। तो और इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या है, कभी स्पेशल कंडीशंस में जो अप्लाई हो सकते हैं। अब ये ग्रोथ जो है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ कर्व्स के मेथड से, जिनको हम ग्रोथ मॉडल्स भी कहते हैं। अब ग्रोथ मॉडल्स, आपको 2 ग्रोथ मॉडल स्टडी करने हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, ये इसको हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ये जो ग्रोथ कर्व बना, इसका बेसिस क्या था बनवाने का, कि मतलब किस थ्योरी पे ये बेस्ड है। ये डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है। जो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, हम मान के चलें कि रिसोर्सेज खत्म होने वाले नहीं हैं, तो हर स्पीशीज, मतलब उसका काम ही यही है रिप्रोड्यूस करना, तो एक्सपोनेंशियली रिप्रोड्यूस करेगी, अपनी फुल पोटेंशियल से ग्रोथ करेगी, और देयर विल बी रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसका जो ग्राफ जाएगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करेगा।
अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ के मेनली क्या क्या हमारे कारण है कि भाई क्यों एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है या किन कंडीशंस में हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ शो होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारा शो होता है जब रिसोर्सेज हमारे अनलिमिटेड हैं। और रिसोर्सेज हम किस चीज़ को मान रहे हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज से क्या कहने का मतलब है, किसी भी पॉपुलेशन के लिए खाना भी भरपूर हो, देयर शुड नॉट बी स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस। खाना भी भरपूर हो और किसी जगह की भी कमी ना हो। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि हमने स्मॉल बी से बर्थ रेट डिनोट करना है, स्मॉल डी से डेथ रेट डिनोट करना है, और एन हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये हम सब ने पढ़ लिया है अभी के लिए। अब बर्थ रेट से अगर डेथ रेट निकाल दिया जाए कि मान लो 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 2 बच्चे मर रहे हैं, तो कितना आ गया डिफरेंस, 8 ऐड ऑन हो रहे हैं, 8 इंक्रीज कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो ये जो डिफरेंस आया इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये नेचुरल इंक्रीज होने का इंट्रिंसिक रेट है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल कैलकुलस और आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड थोड़ी सी आएगी। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा इजीली समझ पाएंगे, बट नो डाउट जो बायो वाले बच्चे हैं उनको बेसिक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो हमने इसको क्या करा, डिफ्रेंशिएट कर दिया डी एन डी टी। ठीक है, यानी ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये क्या है, टाइम। पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट पे कैसे चेंज हो रही है, बी माइनस डी एन। अब ये बी माइनस डी आपका क्या है, ये है आपका आर। तो आपकी क्या बन गई इक्वेशन, डी एन डी टी इज इक्वल टू आर एन। अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है इसका अगर हम ग्राफ शो बनाते हैं तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के में जो आप ग्राफ बनाते हैं वो ये ग्राफ बनता है। ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा, ये मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें वर्ड्स में तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, टाइम के साथ है ना पॉपुलेशन डेंसिटी, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स करने के ये आपको हेल्प करेगा। रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये जो हमने कह दिया कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो जो ग्रोथ है भाई साहब वो तो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंशियल का हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो इक्वेशन आई वो ये है। इसको आप इंटीग्रल फॉर्म में, यानी कि इसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके इंटीग्रेशन जिन बच्चों को आती है, एन यहाँ से नीचे आ जाएगा, डी टी यहाँ चला जाएगा, डी एन अपॉन एन आपका एन टी बन जाएगा। और नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, आपको ये पता चलेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म की इक्वेशन आती है, एन टी इज इक्वल टू एन ओ ई रेज टू द पावर आर टी, जहाँ एन टी क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, एन ओ क्या है, जो टाइम 0 पर थी। ठीक है, ये स्टार्टिंग की पॉपुलेशन, ये अभी जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन, आर आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई आपका वही है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, जो आप लॉग और उसमें पढ़ते हैं, ये वही वाला ई है आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। अब ये तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपका कुछ एग्जांपल्स हमको देखने को मिल भी जाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन रेनी सीजन्स में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, रैंडियर्स, एल्गल ब्लूम, लेमिंग ऑफ टुंड्रास, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सिचुएशनल बेस पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। बट ऑलवेज दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उनमें कंपटीशन होगा इंडिविजुअल्स के बीच में रिसोर्सेज को लेकर। कंपटीशन की वजह से जो फिटेस्ट है वो ही सरवाइव करेगा और वो ही रिप्रोड्यूस करेगा, तो कर्व हमारा चेंज हो जाएगा। फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं
और सर्वाइवल जो है वो फिटेस्ट का है, फिटेस्ट जो है वही सर्वाइव कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम इस एक्चुअल सिचुएशन में, लॉजिकल सिचुएशन में ग्राफ बनाएंगे तो हम कहते हैं वो लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ है। वीरहल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ग्राफ भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ को समझने से पहले हमें एक आध चीज़ और समझनी है। ये देखिए, अगर हमारे एक हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, उस हैबिटेट में क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। वो लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए होंगे। ठीक है, कि भाई ये देखो रिसोर्स ही इतने हैं तो इसकी वजह से पॉपुलेशन भी इतनी ही बनेगी। अब उस रिसोर्सेज की वजह से उस हैबिटेट में, ठीक है, जो भी यहाँ रिसोर्स है, मान लीजिए हम फूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग फूड लगे हुए हैं इस एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, तो इसी फूड को जितनी पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकती है, यानी कि उससे ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन होगी ही नहीं, पहुँचेगी ही नहीं, तो एक मैक्सिमम लिमिट तक यहाँ पर पॉपुलेशन आ सकती है। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम के के साथ। एक हैबिटेट में अलग अलग स्पीशीज़ की अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी होगी। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, ये आपका एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में अगर हम मस्कीटोज़ की बात और एलिफेंट्स की बात करें तो मैं कहूँगी भाई ठीक है, हाँ इस फॉरेस्ट में मॉस्किटो की कैरिंग कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 10,000 है। इसी फॉरेस्ट में एलिफेंट्स की कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 10,000? नो, नॉट पॉसिबल। 10,000 एलिफेंट्स कैनॉट रिसाइड इन अ फॉरेस्ट। सो यहाँ पर हो सकता है एलिफेंट्स की कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 50 हो। सो हम ये देख रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की ही होगी, और कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है उस ऑर्गेनिज्म के साइज़ पर, इस हैबिटेट के साइज़ पर। अगर ये हैबिटेट में काफ़ी बड़ा ले लूँ तो कैरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, छोटा हैबिटेट है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो हैबिटेट के साइज़ पर, ऑर्गेनिज्म के साइज़ पर, जैसे हमने बात करी एलिफेंट और मॉस्किटो की, और ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, जितना ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम होगा उतनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जितना ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा उतनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंसेप्ट समझ लिया कैरिंग कैपेसिटी का, कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी देयर इन अ गिवन हैबिटेट। नाउ अब इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये तो हमें मालूम था कि ग्राफ जो है उसकी इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी, dn/dt इज इक्वल टू rn। लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, k माइनस n/k। k क्या है हमारा, कैरिंग कैपेसिटी। इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा ये सिग्मॉइड कर्व का ग्राफ आता है, जिसमें 3 फेजेस हैं। एक है ये लैग फेज, एक है ये एक्सपोनेंशियल फेज, और दूसरा है ये स्टेशनरी फेज। लैग फेज में शुरू में ही मान लीजिए ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम है, तो कितने ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो पाएंगे, खुद ही कम है। लेकिन एक बार जब इनका पॉपुलेशन का नंबर अच्छा खासा बढ़ गया, अब हो गए हैं, कुछ हैंडसम अमाउंट ऑफ नंबर है, अब तो भाई शुरू हो जाएंगे, एंड दे विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। फिर कैरिंग कैपेसिटी तक आते आते फिर ये आपकी ग्रोथ हो जाएगी स्टेशनरी, इसके ऊपर अब और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी को ही हम एसिम्प्टोट भी बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ है, आप इसको थोड़ा सा और देख लीजिए कि ये कैसे जस्टिफाइड है इसकी ग्रोथ। अब एक हम बात करते हैं कि हम एक केस लेते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का नंबर है वो के से बहुत बहुत कम है। ठीक है, काफ़ी कम है, जिसके लिए हम n को निगलेक्ट कर दें, मतलब k काफ़ी बड़ा है और n छोटा है, यानी कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और जितना पॉपुलेशन का नंबर है वो बहुत कम है। तो ये हम शुरू की बात कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन का नंबर तो काफ़ी कम है और अभी हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इतना कम है कि हम n को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम n को निगलेक्ट कर दें तो k/k आ जाएगा, k से k कट गया तो Rn। तो
तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन बन गई। तो इसीलिए ये आधा ग्राफ जो आ रहा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जहाँ पर n काफ़ी कम है। अब जब k और n बराबर हो जाए, यानी कि पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी और उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी बराबर हो जाए, n और k बराबर हो गए, तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रख के देखें। ठीक है, n की जगह पे हमने k रख दिया, तो k माइनस k 0, ये पूरी साइड 0 हो गई। तो रेट इज नॉट, dn अपॉन dt क्या हो गया? 0। रेट इज नॉट चेंजिंग। अब रेट बदल ही नहीं रहा, रेट चेंज नहीं हो रहा। अगर रेट चेंज नहीं हो रहा किसी पॉपुलेशन का तो वो स्टेशनरी है। नाउ दिस वाज समथिंग एक्स्ट्रा विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक्स, बट हाँ, अगर हम इस थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें और ग्राफ के नेचर को समझना चाहें तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल क्यों है इसमें और ऊपर जाकर के स्टेशनरी क्यों हो जाता है जब n और k बराबर हो जाता है। बाकी अगर आप इसको इतना भी याद रख लें तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ अब हम बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की। अब डार्विन तो जी हमारा जो है ना एवोल्यूशन और इकोलॉजी में हर जगह पे हमें इसके बार बार बात करनी पड़ेगी। डार्विन ने अपनी एक थ्योरी में फिटनेस की बात करी थी। जिस फिटनेस की वो बात कर रहा है वो थी उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला था। फिटेस्ट का मतलब क्या था? जो रिप्रोडक्टिवली फिट है। तो यहाँ पर उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में बात करी। अब फिटेस्ट रहना है, कौन सा फिटनेस? सर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो अगर किसी स्पीशीज़ को रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसको अब एवोल्यूशन में अपना रिप्रोडक्शन फिटनेस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी वो उस एवोल्यूशन के प्रोसेस में टिक पाएगा। अगर उसने अपना रिप्रोडक्शन फिटनेस को मेंटेन नहीं किया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस मेंटेन करनी ज़रूरी है टू बी देयर एंड टू इवॉल्व। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है। एक है आपकी ब्रीडिंग हैबिट। ब्रीडिंग हैबिट के फॉर्म्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लाइफ में एक ही बार ब्रीड करते हैं, उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय, कोई उसके बाद ब्रीडिंग नहीं होती उनकी। दे आर बॉर्न टू गिव बर्थ ओनली वंस एंड आफ्टर दैट दे डाई। जैसे आपका पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू, इनकी ब्रीडिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम होती है। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे ब्रीड मैनी टाइम्स, और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? बर्ड्स एंड मैमल्स, दे कीप ब्रीडिंग मैनी टाइम्स। एक और जो क्राइटेरिया से हम बता सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को, वो है हमारा नंबर एंड साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। कुछ स्पीशीज़ जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाती हैं, और ये हमने देखा है कि जो एक बार रिप्रोड्यूस करती है उनके लार्ज ऑफस्प्रिंग्स होते हैं और साइज भी उनका छोटा होता है। और जो बहुत बार बार ब्रीड करती हैं उनका नंबर भी कम होता है। ठीक है, और उनके ऑफस्प्रिंग्स का नंबर कम होता है और उनके ऑफस्प्रिंग्स का साइज बड़ा होता है, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स में। अब ऐसे ही हम इन स्पीशीज़ को दो कैटेगरीज में फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है आपकी आर सेलेक्टेड स्पीशीज़, एक होती है आपकी के सेलेक्टेड स्पीशीज़। ठीक है, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ कौन सी होंगी आपकी? जो ये वाली, जो स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस करेंगे और इनके ऑफस्प्रिंग्स जल्दी मैच्योर होंगे और इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होगा और इनको कोई पेरेंटल केयर की ज़रूरत नहीं होगी। के सेलेक्टेड स्पीशीज़ आपकी कौन कौन सी आती हैं? जिनका ऑर्गेनिज्म का खुद का साइज़ बहुत बड़ा है, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे बहुत देर से मैच्योर हो रहे हैं और उनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबा है। अब देखो ना, जो अगर बच्चा देर से मैच्योर हो रहा है तो उसको पेरेंटल केयर चाहिए ना, तो जो देर से मैच्योर होगा उसको पेरेंटल केयर चाहिए, जो अर्ली मैच्योर हो जाएगा उसको नो पेरेंटल केयर चाहिए। तो ये थी आपकी आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीशीज़। अब बात करते हैं हम अपने लेसन के सेकंड पार्ट के बारे में, जो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन, कि पॉपुलेशंस आपस में इंटरैक्ट करती हैं। इसका मतलब कोई पॉपुलेशन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। ये बात हम इंसानों को तो बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को, नेचर को स्पॉइल करते जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि सिर्फ हमारे रहने की ज़रूरत है और हमारी जोन में जो आएगा हम उसको मार देंगे। कर भी हम ऐसे ही रहे हैं।
हम इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं दूसरी जोन्स में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के एरियाज़ में हम जा रहे हैं, चाहे हम डेजर्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट काट रहे हैं, चाहे हम माउंटेन्स पे जा कर के स्पॉइलिंग कर रहे हैं, हर जोन में हम घुस रहे हैं और वहाँ के नेटिव ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरा, अगर हमारे आसपास कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो हम उसको मार देते हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आए दिन हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डलवाते रहते हैं, हिट, स्प्लिंट, बहुत सारे दवाइयाँ हैं कीड़े मारने की जो हम अपने घरों में आए दिन डालते रहते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू स्पॉइल द नेचर, बैलेंस ऑफ द नेचर। छिपकलियाँ हैं उनको मार दिया, कॉकरोच है उनको मार दिया, मच्छर हैं उनको मार दिया, जो है बस मार देना है, बिना ये सोचे समझे कि हर ऑर्गेनिज्म का कोई एक रोल है। ठीक है, सो चलिए जो भी है बहुत डीप हो गया। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कोई स्पीशीज एक नेचुरल हैबिटेट में अकेले नहीं रह सकती। कोई भी स्पीशीज, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर स्पीशीज फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जैसे प्लांट्स को, अब एनिमल्स को तो हमें पता ही है कि प्लांट्स की ज़रूरत है खाने के लिए, प्लांट्स को भी ज़रूरत है एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के लिए, प्लांट्स को भी ज़रूरत है माइक्रोब्स की अपने ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करके रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। अदरवाइज प्लांट्स विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बहुत सारी स्टडीज़ में हमने ऐसा पाया है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कोई एक पॉलिनेटर को ख़त्म कर दें, जैसे हनी बीज ख़त्म कर दी या कोई वैस्प्स ख़त्म कर दिए, तो वहाँ की वेजिटेशन की ग्रोथ भी हैम्पर हुई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है कि पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। चलिए अब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम कुछ कैटेगरीज में डालकर स्टडी करते हैं: म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म, जिसमें दो स्पीशीज अगर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो दोनों को फ़ायदा है। स्पीशीज़ ए को भी कुछ प्लस मिलेगा, स्पीशीज़ बी के लिए भी कुछ प्लस चीज़ होगी, यानी दोनों को फ़ायदा है। दूसरी तरह की इंटरेक्शन है कंपटीशन, दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन जिसमें दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होगा, दोनों स्पीशीज़ के लिए माइनस है, दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होगा। थर्ड तरह का इंटरेक्शन है आपका प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या है? एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा। जो आपका प्रिडेटर है उसको तो फ़ायदा होगा जो खा रहा है, और जिसको खाया जा रहा है, जो प्रे है यानी जो शिकार है, उसको होगा नुकसान, उसको हम देंगे माइनस, और प्रिडेटर को होगा फ़ायदा। पैरासिटिज्म, जो पैरासाइट्स हैं, नो डाउट पैरासाइट को हमेशा फ़ायदा होगा और होस्ट को हमेशा नुकसान होगा। लेकिन दो ऐसे आपके अब इंटरेक्शन आ रहे हैं, कमेंसलिज्म, जिसमें किसी एक को फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा है ना नुकसान, ना नफ़ा ना नुकसान। लास्ट जो हम पढ़ेंगे एमेंसलिज्म, जिसमें एक स्पीशीज़ को नुकसान ही नुकसान है और दूसरी स्पीशीज़ को उससे ना फ़ायदा है ना नुकसान है। ठीक है, तो अब इन अलग अलग टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिडेशन। अब आप सोचिए कि प्रिडेशन ही सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि प्रिडेशन ही जो ऐसा इंटरेक्शन है जो सबसे ज़्यादा देखने को पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। यहाँ तक कि आप जो खाना खा रहे हैं वो भी एक प्रिडेशन है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो ये तो बेसिक है। हर ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी फॉर्म की प्रिडेशन देखने को मिलती है। यही नहीं कि जब हम पढ़ते हैं कि अ टाइगर ईटिंग अ डियर इज़ अ प्रिडेशन, सिर्फ वो नहीं है। हर्बीवोर्स अगर ग्रास भी खा रहे हैं तो वो भी एक तरह की प्रिडेशन है, जिसमें प्रेडेटर्स को फ़ायदा और प्रे को होने वाला है नुकसान। लेकिन इनका कुछ इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस है कि ये फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र का बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जब प्रिडेशन है। पॉपुलेशन ऑफ प्रे इज कंट्रोल्ड,
प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है प्रिडेशन से। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझें कि ऑस्ट्रेलिया में बाहर से एक प्रिकली पियर प्लांट को लाया गया फॉर डेकोरेशन पर्पस या कोई भी ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। वहाँ देखा गया कि प्रिकली पियर की तो भाई पॉपुलेशन बेइंतहा बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। तो फिर उसका एक नेचुरल प्रीडेटर पर्पसली इंट्रोड्यूस हुआ, मॉथ। एक मॉथ जो इस प्रिकली पियर को खा जाता है, वो पर्पसली इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि प्रिकली पियर की पॉपुलेशन को ऑस्ट्रेलिया में कंट्रोल किया जा सके। तो प्रे जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रीडेटर जो है वो प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल में भी मदद करता है। उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहती है। अब ये कैसे है, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। इसके एग्जांपल में क्या दे रखा है कि आपको रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के हमने वहाँ के इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा और क्या देखा कि वहाँ पर एक स्टारफिश है, पिसास्टर जो है वो प्रे को खाती है और वो जो प्रे है वो किसी और को खाता है। ठीक है, तो ऐसे चेन बनी हुई है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है। अब ये देखा गया कि अगर उस जगह से इस पिसास्टर को निकाल दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो यहाँ पर पाए जाने वाली करीब करीब 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये नंबर 1 वाला प्रे बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसको पिसास्टर खा रही थी। इसका इतना आउट नंबर हो गया कि इसने बाकी की स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिडेशन से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है, जिससे कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी कम हो जाता है। ठीक है, अब एक फैक्ट्स की बात करें कि हम प्रीडेटर्स की से कुछ फैक्ट्स की बात करें कि प्रीडेटर्स जो है वो प्रूडेंट प्रीडेटर हैं। प्रूडेंट प्रीडेटर का मतलब क्या है कि प्रीडेटर वो ऐसा है जो सारे प्रे को नहीं मारता। मतलब वो जानता है कि यही मेरा भोजन है, अगर सारे एक ही बार में मार दिए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, वही कहानी है कि अगर सारे एक ही बार में मार दिए तो मेरे पास तो कुछ खाने के लिए आगे बचेगा ही नहीं। सो प्रूडेंट प्रीडेटर मीन्स प्रीडेटर इज एफिशिएंट और वो सबको किल नहीं करता। अब ये तो इनकी बात हो गई। अब प्रे अपने आप को कैसे बचाएगा? प्रे को भी तो बचाना है। हमने तो प्रीडेटर के एंगल से बात कर ली कि प्रीडेटर खाएगा तो ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, लेकिन प्रे को भी तो अपने आप को बचाना है प्रीडेशन से। तो एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग तरीके की अडेप्टेशन देखने को मिलती है। एनिमल्स क्या कर पाते हैं? एमिकल्स एक मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा फीचर शो करना जैसे कि वो कोई बहुत खतरनाक है। ठीक है, अगर उनके जैसा ही कोई खतरनाक मतलब एक कोई खतरनाक प्रे है, इन्होंने क्या करना है? उसकी नकल कर लेनी है। ठीक है, लेस हार्मफुल प्रे डू द मिमिक्री ऑफ हार्मफुल प्रे। तो जो प्रीडेटर आएगा वो डर जाएगा कि भैया ये तो बहुत खतरनाक है, इसको नहीं खाना। फिर उसके बाद है आपका केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस का आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है मोनार्क बटरफ्लाई का। मोनार्क बटरफ्लाई में केमिकल क्या है? पॉइजन। इसके पास पॉइजन है, तो इसीलिए इसका जो नेचुरल प्रीडेटर है बर्ड, वो इसको नहीं खा पाता। अब इसको ये पॉइजन मिला कहाँ से? ये मेंशन किया हुआ है बुक में, तो आपको लर्न करना है। ये पॉइजन इसको मिलता है इसकी लार्वा की स्टेज में। जब ये लार्वा स्टेज में था मोनार्क बटरफ्लाई, तब इसने क्या करा था? पॉइजनस वीड्स खाए थे, बहुत सारे पॉइजनस वीड्स खा लिए और इसकी बॉडी में फिर पॉइजन का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये इसका एक केमिकल डिफेंस है। फिर कैमोफ्लेज आपको मालूम है, अपनी सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड हो जाना। बहुत सारे प्रे ऐसा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। एक वार्निंग कलरेशन भी एक तरह का है कि उनका खास तरह का कलरेशन में चेंज हो जाता है। ये आपकी बुक में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा ना। प्लांट्स भी तो अपने आप को बचाएंगे, ये तो एनिमल्स का है ना। हाउ विल द प्लांट्स प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स? प्लांट्स आपको पता है भाग नहीं सकते और 75% इंसेक्ट्स उनको खाते हैं। अब उनको अपने आप को कैसे बचाना है?
तो मॉर्फोलॉजिकली उन्होंने अपने ऊपर थॉर्न्स और स्पाइन्स ग्रो कर लिए जिससे कि उनको बचाया जा सके। जैसे काय है, सिट्रस है, कैक्टस है, इनके ऊपर क्या है, थॉर्न्स एंड स्पाइन्स है। फिर कुछ केमिकल्स, दे रिलीज सम हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। जैसे कैलाट्रोपिस जो है, जो एक मिल्क वीड है, वो एक केमिकल रिलीज करती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, तो ये केमिकल हार्ट की प्रॉब्लम कर सकता है। इसके साथ साथ जैसे कैफीन है, निकोटीन है, क्विनीन है, स्ट्राइशिन है, ओपियम है, ये सब प्लांट्स प्रोड्यूस करता है एक डिसटेस्टफुल देने के लिए, अपने आप को एक डिसटेस्टफुल बनाने के लिए कि हम बेस्वाद हो जाएं और हमको कोई ना खाए। तो ये थी प्लांट की अडेप्टेशन टू प्रिवेंट। नाउ अब आता है आपका थोड़ा सा अलग टॉपिक जिसको बोलते हैं कंपटीशन। इसको समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो कंपटीशन, जैसे डार्विन ने बताया था, डार्विन की थ्योरी थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इन सब के लिए, एवोल्यूशन होने के लिए कंपटीशन एक बहुत ही ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स था कि अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरह का कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन क्या था, तब क्या बोला गया कि एवोल्यूशन अगर हो रही है तो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो compete करेंगी सेम रिसोर्स के लिए, और वो रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, लिमिटिंग। तो डार्विन की जो ये स्टडी थी, इससे कंपटीशन की एक डेफिनेशन निकल कर आई दैट इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए कंपटीशन करना, और वो रिसोर्स नेचर में कैसा होना चाहिए, लिमिटिंग। अनलिमिटेड होगा तो डार्विन ने कहा था भैया रिप्रोडक्शन तो ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो यहाँ पर डार्विन ने क्या बोला कि अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होगा। कुछ हद तक तो सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट इस डेफिनेशंस की कुछ कमियां थी। कैसी कमियां थी, एक एग्जांपल से समझेंगे कि साउथ अमेरिका के शैलो लेक्स में जू प्लैंक्टॉन्स रह रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, रह रहे हैं, और यहाँ पर इनकी जो रेजिडेंट फिशेज हैं वो इनको खा रही हैं। अब यहाँ पर आए विजिटिंग फ्लेमिंगोज बर्ड्स हैं, वो आए, उन्होंने भी जू प्लैंक्टन खाने शुरू कर दिए। तो अब जू प्लैंक्टन जो है वो कॉमन रिसोर्स हो गया दो अलग अलग नॉन रिलेटेड स्पीशीज़ का। तो यहाँ से पहली बात तो इस डेफिनेशन की रॉन्ग प्रूफ हो गई कि ज़रूरी नहीं है कंपटीशन बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज़ ही हो, कंपटीशन कैन बी बिटवीन नॉन रिलेटेड स्पीशीज़ ऑल्सो। ठीक है। अब दूसरी बात, हमने कहा था रिसोर्सेज लिमिटिंग हो, पर कई बार रिसोर्सेज ना भी लिमिटिंग हो तो भी कंपटीशन देखने को मिला है, जिस कंपटीशन को नाम दिया गया है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या कहता है कि अगर बहुत सारा मतलब रिसोर्स भी है, मान लीजिए हम खाने की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे खाना लगा हुआ है, रखा हुआ है, बट कोई एक स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ ए है, ये ए स्पीशीज़ इसको नहीं खा पा रही बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज़ बी। स्पीशीज़ बी का होना ही इसके लिए इनहिबिटरी है, इसके लिए इंटरफेयरिंग है, और ये इसको नहीं खा पा रही और इसका नंबर नहीं बढ़ रहा। फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ द स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। और इसका प्रेजेंस कैसा है, इसके प्रेजेंस का नेचर कैसा है, इंटरफेयरिंग भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी गलत हो गई, दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। तो जो हमने कंपटीशन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटिंग हो गए, वो हमारा पॉइंट वैलिड प्रूफ नहीं हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि एक नई डेफिनेशन इवॉल्व होकर के आएगी। अब वो नई डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज डिक्रीज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक है। अब इसमें रिलेटेड अनरिलेटेड वर्ड भी हट गया, लिमिटेड वर्ड भी हट गया। अब इसमें अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फिटनेस किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। वो कहाँ से निकलती है, B - D = R से। तो हम ये कह सकते हैं फिटनेस ऑफ स्पीशीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स R, यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है।
इसको आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा कि फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। और ये फिटनेस हम मेजर किस में करते हैं? इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। तो ये इसकी नई डेफिनेशन आई। तो अब इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने काम किए और अपनी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस प्रोड्यूस करी, हम उनको देखते हैं। एक फर्स्ट जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने कहा कि जब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है, एंड सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट इंफीरियर। ये तो वही बात होगी जो अभी ऊपर पड़ी थी कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो सुपीरियर वाली स्पीशीज इंफीरियर वाली स्पीशीज को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगी। बट गॉस साहब, ये सिचुएशन सिर्फ लैब में होती है, क्योंकि बाहर जब सिचुएशंस हैं तो स्पीशीज अपने आप को अलग अलग तरीके से इवॉल्व कर लेती है, कुछ कुछ और चीज़ें खाने के लिए इवॉल्व कर लेती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम गॉस को अगर समझें तो गॉस ये कहते हैं कि गॉस का कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट कर देगी। बट ये जो है ये सिर्फ लैब में हो सकते हैं और नेचर में ये आकर नहीं होता। और अगर ऐसा कोई एविडेंस नेचर में मिल भी जाए तो हम उसको कंक्लूसिव नहीं कह सकते कि बस हाँ इससे तो यही कंक्लूड ही हम कर सकते हैं, नहीं, इट कैनॉट बी कंक्लूसिव, येट वी कैन फाइंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप, बट दिस इज नॉट कंक्लूसिव। इससे हम इसका कोई रूल नहीं बना सकते। एक जो आपकी बुक में बहुत स्ट्रॉन्ग और परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, परसुएसिव मतलब अपनी बात कह पाना, परसुएड कर पाना, परसुएड कर पाना मतलब आपको अपनी बातों में ले जाना। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहता है कि ये गैलापागोस आइलैंड है, जो कि बहुत ही डार्विन जी का फेवरेट। गैलापागोस आइलैंड में एल्बिंगडॉन करके टॉर्टोइस थे, ठीक है, ये टॉर्टोइस थे, ये अपना मजे से मस्ती में जी रहे हैं। यहाँ पर आ गई गोट, तो ये टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए, टॉर्टोइस गॉट एक्सटिंक्ट, क्योंकि इसकी ग्रेटर, गोट की क्या थी, ग्रेटर फीडिंग एफिशिएंसी थी, ठीक है, गोट की ग्रेटर ब्राउजिंग एंड फीडिंग एफिशिएंसी थी, उस करके टॉर्टोइस जो हो गए वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये एक हमको छोटा सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बट इसमें भी है क्या है कि देखो नेचर में ये गैलापागोस जो आइलैंड है वो एक अलग सा टुकड़ा है, ये छोटी सी लैब की तरह ही काम कर रहा था, ये ओपन नेचर नहीं है, ठीक है। अब एक होता है आपका कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या कहते हैं, देखो किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कुछ इंफीरियर स्पीशीज रहती हैं और उनके आसपास सुपीरियर स्पीशीज भी रहती हैं, तो ये सुपीरियर स्पीशीज की प्रेजेंस की वजह से इंफीरियर स्पीशीज का ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा लिमिटेड रहता है, वो फैल नहीं पाते, है ना। जैसे क्लास में टीचर है तो बच्चे फैल नहीं पाते, अपनी अपनी सीट से बैठे रहते हैं, टीचर चली गई तो बच्चे पूरी क्लास में फैल गए। तो दिस इज कंपटीशन रिलीज कि अब तो कंपटीशन ही नहीं है, निकलो फैलो। तो सुपीरियर स्पीशीज के रिमूव होने से इंफीरियर स्पीशीज ज्योग्राफिकल एरिया को एक्सपैंड कर लेती है अपना। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the experimental species is removed. Competing species जो है उसको remove कर दोगे तो वो फैल जाएगी, तो competition ही खत्म हो गया, गिव अप, अब तो फैल जाओ, superior species है ही नहीं। तो दिस इज नोन एज कॉम्पिटिशन रिलीज। सुपीरियर स्पीशीज है ही नहीं तो इनका कंपटीशन है ही नहीं, तो ये कंपटीशन क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया। नेक्स्ट आपका आता है कर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहता है आपको
ये कहता है कि जो स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट थे वहाँ पर ये बैरनिकल करके एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह दिखता है, ठीक है। 2 तरह के बैरनिकल थे, बैलेनस और क्लैथमस। अब बैलेनस जो थे वो डोमिनेटिंग थे, ठीक है। तो बैलेनस के होने की वजह से कैथमस वहां से बिल्कुल खत्म हो गए। तो ठीक है, बी से बड़ा सी से छोटा, तो बड़े ने छोटे को रिमूव कर दिया। अब ये जो आपका कॉम्पिटिशन्स है ये प्लांट्स और हर्बीवोर्स पे ज़्यादा देखने को मिलता है, कार्निवोर्स पे कॉम्पिटिशन्स का असर कम होता है। अब मैक आर्थर ने एक और कहानी सुनाई हमें कंपटीशन से रिलेटेड कि जो गॉस का कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल है वो पूरी तरह से जनरलाइज्ड सपोर्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन तो होता ही है। अब इसने कहा क्या, इसने ये बोला कि एक पेड़ है उस पे 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स रहती हैं। वार्बलर्स क्या हैं? बर्ड्स हैं। ये स्पीशीज बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं और उन्होंने देखा कि ये तो बड़े मज़े से रह रही हैं, इनका तो को एग्जिस्टेंस है, किसी भी सुपीरियर स्पीशीज़ ने इन्फीरियर स्पीशीज़ को एलिमिनेट नहीं कर दिया, बल्कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा हार्मोनियल तरीका, बिहेवियरल तरीका चेंज किया अपना। इन्होंने अपने अपने एक्टिविटीज़ को चेंज कर दिया, जैसे खाना खाने के समय चेंज कर दिया, कोई दिन में खा रहा है, कोई रात में खा रहा है, कोई दोपहर को खा रहा है। तो इन्होंने अपनी 5 स्पीशीज़ ने को एग्जिस्ट करना सीख लिया। तो ये तरीका जो है इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्शनिंग, कि रिसोर्सेज का पार्टीशन कर लिया कि ये तेरा ये मेरा, मैं इस चीज़ को खाऊंगा, मैं इस चीज़ को नहीं खाऊंगा। तो अपनी एक्टिविटीज़ कुछ तरीके से एक्टिविटीज़ चेंज करके इन्होंने साथ रहने का तरीका सीख लिया। और ये जो स्टडी करी है किसने करी थी? मार्क आर्थर ने। मार्क आर्थर ने हमको रिसोर्स पार्शनिंग के बारे में बताया कि कंपटीशन में को कम करना या को एग्जिस्टेंस करना भी पॉसिबल है, जो उन्होंने एक पेड़ पर वार्बलर्स बर्ड के एक्सपेरिमेंट से शो किया ना। अब जो आने वाले हैं वो बहुत इजी वाले आने वाले हैं, दैट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में पैरासाइट पॉजिटिव रहेगा और होस्ट को हमेशा नुकसान होगा, ठीक है। पैरासाइट्स हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि पैरासाइट्स हमेशा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब क्योंकि वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं तो जैसे जैसे होस्ट अपने आप को इवॉल्व करता जाएगा ऐसे ऐसे पैरासाइट्स को भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो उसी के अंदर रह सके। तो इनका हम क्या देखने को मिलता है, इनमें हमें देखने को मिलता है को एवोल्यूशन, कि एक अगर इवॉल्व होगा, एक में एवोल्यूशन आएगी तो दूसरे में ही एवोल्यूशन आएगी। होस्ट अपने आप को इवॉल्व करता चला जाएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और पैरासाइट अपने आप को इवॉल्व करता जाएगा होस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए, होस्ट के को काउंटरैक्ट करने के लिए, होस्ट के एक्टिविटीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना। अब पैरासाइट्स में कुछ तरीके की अडेप्टेशंस देखने को मिली, वो क्या थी? अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स के सेंस ऑर्गन्स खत्म हो गए। उन्होंने हुक्स एंड सकर्स डेवलप करे ताकि वो होस्ट की बॉडी के साथ चिपक कर रह सके। डाइजेस्टिव सिस्टम की पैरासाइट्स को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैरासाइट्स जो हैं अपना पूरा का पूरा डाइजेस्टिव खाना ही, कंज्यूम्ड फूड ही, मतलब जो खाना ले रहे हैं वो डायरेक्ट होस्ट से ले रहे हैं, तो उनको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पैरासाइट्स की हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपना सर्वाइवल रेट बढ़ा सकें। बाइसेक्सुअल देखे गए हैं ज़्यादातर पैरासाइट्स, और अपने आप को और सेव करने के लिए पैरासाइट्स ने 2 होस्ट या वेक्टर्स को भी अपनाया। जैसे लिवर फ्लूक का होस्ट है ह्यूमन और दूसरा को होस्ट स्नेल या फिश में से कुछ हो सकता है, ठीक है, ये लिवर फ्लूक का है। इसी तरीके से प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है उसके 2 को होस्ट कौन कौन से हैं? ह्यूमंस एंड मॉस्किटो। आधी साइकिल वो एक में कंप्लीट करता है, आधी अपनी लाइफ साइकिल दूसरे में कंप्लीट करता है। नाउ पैरासाइट्स 2 तरह के हमारे पास हैं, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो जो बॉडी के बाहर हैं,
जिसके एग्जाम्पल्स आपके क्या हैं? कस्क्यूटा, लाइस, टिक्स एंड कोपपोड्स। कस्क्यूटा जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, दूसरे पौधों पे चढ़ जाता है, अपने होस्टेरिया वाली रूट से दूसरे पौधों से अपना न्यूट्रिशन लेता है। लाइस जो ह्यूमन हेड्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, वहाँ से ही वो ब्लड सक कर लेती है। टिक्स जो डॉग के ऊपर है। कोपीपोड्स ये फिश के ऊपर रहते हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। अब इनसाइड जो रहते हैं उनको बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स। जैसे लिवर, फ्लूक, टेप वॉर्म, ये हमारी बॉडीज़ के अंदर रहते हैं। लिवर, लंग्स, ब्लड, एलिमेंट्री कैनाल, इन सबको डैमेज करते हैं। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एंडोपैरासाइट्स आर मोर इवॉल्व। एंडोपैरासाइट्स की लाइफ साइकिल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंडोपैरासाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स जो हैं वो सिंपल हैं, उनको ज़्यादा अपने फीचर्स को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी लाइफ साइकिल ही कॉम्प्लिकेटेड है और इनकी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है अगर हम एक्टो और एंडो को कंपेयर करें। अब पैरासाइट्स में हम एक और चीज़ देखने को मिलती है जो है ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, ये अलग ही तरीके का नुकसान है, ये मस्ती में मौज मस्ती वाला नुकसान है। इसमें क्या है कि एक बर्ड जो पैरासाइट बर्ड के नाम से हम जिसको जानते हैं, और जो हम इसमें एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं वो कुकू और क्रो के बीच में है। कुकू मतलब कोयल और क्रो हमारा कौवा। कौवा काला काए काए, कुकू मीठी बोली गाए, है ना। तो कुकू जो है बड़ी फैंसी बर्ड, देखने में तो नहीं खैर, पर गाने में। तो कुकू बर्ड कहती है भैया मैं तो बहुत ज़्यादा अपना बिजी रहती हूँ गाने वाने में, मैं अपने अंडे नहीं पाल सकती। तो कुकू बर्ड अपने अंडे ले करती है क्रो के नेस्ट में। तो क्रो इसका क्या हो गया? होस्ट। बर्ड क्या हो गई? पैरासाइट। अब जो इसका, अब हमने कहा ना को एवोल्यूशन होगा, यानी कि जो पैरासाइट है वो होस्ट के साथ साथ इवॉल्व होगा। तो इसने क्या एवोल्यूशन करी? इसकी जो बर्ड का जो कुकू बर्ड का जो एग है वो क्रो के एग से रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ कलर एंड इन टर्म्स ऑफ साइज। तो क्रो बेचारा पहचान ही नहीं पाता कि मेरा अंडा कौन सा है। तो क्रो इंक्यूबेट करता है, लुक आफ्टर करता है सभी अंडों की एक जैसे, चाहे वो उसके अपने हो चाहे कुकू बर्ड के हो। तो ये एग्जाम्पल है आपका ब्रूड पैरासिटिज्म का। अब नेक्स्ट आता है आपका कमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीशीज को फ़ायदा और दूसरी को ना कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा। जैसे यहाँ पर अब दोनों स्पीशीज़ को हमने टेबल बना के लिख दिया। स्पीशीज़ ए जिसको ना फ़ायदा ना नुकसान, लेकिन स्पीशीज़ बी को फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंगो ट्री पे ऑर्किड का रहना। ये ऑर्किड मैंगो ट्री पर है, ये मैंगो ट्री से कुछ नहीं लेता, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस तेरे ऊपर रह रहा हूँ। ठीक है, तो रहना है तो इससे कुछ ले तो रहा नहीं है, तो इसका कोई नुकसान तो कर नहीं रहा, बस इसकी डाल पे ब्रांच पे ग्रो कर रहा है और अपना काम कर रहा है, हवा से मॉइस्चर ले रहा है, खुद ही ग्रो हो रहा है, सब कुछ खुद ही कर रहा है। मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है केटल और उसके ऊपर रहने वाली चिड़िया, इसका केटल एग्रेट बर्ड। केटल एग्रेट बर्ड जो केटल के ऊपर रहती है। ठीक है भैया, इसके ऊपर बैठी है तो बैठी रहे, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। फ़ायदा क्या है बर्ड का इसके ऊपर रहने का? कि जब ये केटल घास खाएगी, जब ये केटल यहाँ से घास निकालेगी तो यहाँ से कुछ इंसेक्ट्स भी निकल आएंगे बाहर। ये आएगी, इंसेक्ट खाएगी, फिर जाके बैठ जाएगी। तो भाई इसको तो केटल को तो कोई नुकसान नहीं दे रही, बट इसका अपना फ़ायदा हो रहा है। फिर दूसरा है वेल और बैरनिकल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था बैरनिकल पीछे। तो बैरनिकल क्या है? पत्थर के जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो वेल की बॉडी पर चिपक जाते हैं। कई बार आपने यूट्यूब पर ये वीडियोस भी देखे होंगे, टॉर्टोइस पर, वेल्स पर ये चिपक जाते हैं। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते वेल के ऊपर, सिर्फ ये उसके ऊपर रहते हैं। और जब वेल मूव करती है वन प्लेस टू अनदर तो बैरनिकल को भी नई जगहें मिलती हैं जाने के लिए और बैरनिकल को भी नए तरह का फूड मिलता है। तो दिस इज़ द एडवांटेज दैट बैरनिकल हैज़, बट वेल को कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर आता है आपका सी एनेमोन। सी एनेमोन क्या है? आपका क्लाउन। सी एनेमोन और क्लाउन फिश में आपको ये देखने को मिलता है, जिसमें सी एनेमोन के टेंटिकल्स में पॉइजन है और क्लाउन फिश इसके पास ही रहती है, टेंटिकल्स के आसपास, टेंटिकल्स पर, और इसको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन, पॉइजन की वजह से। लास्ट
आपका टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल मतलब दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट, दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट इज़ योर म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में सबसे कॉमन एग्जांपल लाइकन, ये सबने पढ़ा हुआ है कि लाइकन इज़ अ एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, जहाँ एल्गी को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको फंगस से शेल्टर ऑफ मिनरल मिल रहा है, और फंगस को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको एल्गी से बना बनाया खाना मिल रहा है, दोनों रहे प्लस में, दोनों रहे मज़े में। सेकेंड है माइकोराइजा। ये क्या है, ये एसोसिएशन है रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस का। रूट्स, फंगस को क्या फ़ायदा हो रहा है, वो रूट से शुगर और नाइट्रोजन ले रही है। रूट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, फंगस उसको वाटर और फॉस्फोरस प्रोवाइड कर रही है। सिंपल। नेक्स्ट है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किस में, प्लांट्स और इंसेक्ट के बीच में। इंसेक्ट को क्या फ़ायदा हो रहा है, इंसेक्ट को प्लांट से नेक्टर और पोलन मिल रहा है। प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है, इंसेक्ट उसको पॉलिनेट करा रहा है। अब यहाँ पर कभी कभी हमने ये देखने को मिला है कि ये जो म्यूचुअल बेनिफिट सिस्टम है, इसको सेफ रखना ज़रूरी है। किसी भी तरीके से इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीटर्स आ जाते हैं। चीटर्स क्या करते हैं, नेक्टर तो चुरा लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते। तो प्लांट्स और इंसेक्ट्स ने अपना को एवोल्यूशन का तरीका ढूंढा है कि इस प्लांट इंसेक्ट जो म्यूचुअलिज्म है इसको मेंटेन रखा जाए, जिसमें एग्जांपल आ रहा है आपका वैस्प एंड फिग एंड यूका प्लांट एंड मॉथ। अब ये फिग क्या है, ये फिग का जो प्लांट आप देख रहे हो, ये बेसिकली शुरू में ऐसे इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब वैस्प है, वैस्प को एग लेइंग की जगह चाहिए। ये फीमेल वैस्प है जो इसके अंदर आती है एग ले करने के लिए। जब फीमेल फ्लावर इसके अंदर आ जाती है एग ले करने के लिए, तो यहाँ पर ये इसका क्या कर पाती है, पॉलिनेशन कर पाती है, और बदले में इसको मिल जाती है एग ले की जगह। लेकिन तब तक ये इन्फ्लोरेसेंस बंद हो चुका होता है और ये फीमेल वैस्प अंदर ही मर जाती है। अंदर मर जाने के बाद इसके जो बॉडी के इसकी जो बॉडी है वो तो डिकम्पोज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एंजाइम्स की मदद से। अब यहाँ पर पड़े हैं एग्स जो धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे, हैच होंगे लार्वा में। अब यहाँ पर जो है पहले पहले मेल वैस्प इवॉल्व होगा। मेल वैस्प क्या करता है, यहाँ से इसके अंदर होल्स बनाता है ताकि जो बाद में इमर्ज होने वाली फीमेल्स हैं वो यहाँ से उड़कर बाहर चली जाएं, और मेल बेचारा जा नहीं पाता इन सभी चक्रों में, बनाते बनाते ही उसकी डेथ हो जाती है और वो अंदर ही फंस जाता है। फीमेल्स उड़ के बाहर चली जाती हैं, बाहर जा कर के फिर सेम प्रोसेस एंड पॉलिनेशन। यहाँ से भी पोलन्स जो बचे हुए थे ले गई, बाहर भी पॉलिनेशन। तो ये इनका एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपस में को एवोल्यूशन करने का और रहने का। ठीक है ना। अब लास्ट जो आपका एग्जाम्पल आ रहा है वो है आपका ऑर्किड का। ठीक है, अब ये ऑर्किड क्या है, ऑर्किड एक ऐसा प्लांट है जिसके फूल जो हैं वो फीमेल बी की तरह दिखते हैं, है ना। ये अगर हम ये देखें ऑर्किड प्लांट क्या है, इसके का जो फ्लावर्स है उसकी एक पेटल की लुक ऐसी आती है जैसे ये फूल ना होकर के फीमेल बी है। अब अगर ये फीमेल बी है तो मेल को तो भैया अट्रैक्ट होकर आना ही है। तो मेल बी इस फीमेल फ्लावर को फीमेल बी समझ करके इसके ऊपर आ जाता है कॉपुलेशन के लिए, और कॉपुलेट करने की कोशिश करता है, कॉपुलेशन कर भी देता है, लेकिन कॉपुलेशन होगा थोड़ी ना, क्योंकि ये फीमेल बी है ही नहीं, ये तो फ्लावर है। तो ये झूठा कॉपुलेशन हुआ, तो इसको बोलते हैं सूडो कॉपुलेशन। इस चक्कर में वो क्या करता है, पॉलिनेशन करवा देता है इसका। अब फायदा किसका क्या हो रहा है, इसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर थी वो कंप्लीट हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। प्लीज़ डू कमेंट बिकॉज योर कमेंट्स always give me a motivation. And thank you for watching this video. You can put your doubts, comments in the comment section, and definitely I am going to reply them back. Thanks for watching.